वालेकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू FS2 क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग महाटेट जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट के 2017 में पेपर हुए थे, उसका सेट 3 का हम लोग आज इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। अब यहाँ पर आपको आर्टिकल को फिल करना है। तो देखिए आर्टिकल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। आर्टिकल के जितने भी रूल्स है, कहाँ यूज़ करें कहाँ नहीं यूज़ करें, ए का इस्तेमाल कहाँ होगा, एन का इस्तेमाल कहाँ होगा, द का इस्तेमाल कहाँ होगा, तो उसके सारे रूल्स मैंने उस वीडियो में बताई हूँ। तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, तो आर्टिकल से रिलेटेड आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, ही कैन प्ले फ्लूट, मतलब वो फ्लूट बजा सकता है। अब यहाँ पर कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, तो देखिए यहाँ पर जो है द का इस्तेमाल होगा। क्यों दो का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये जो फ्लूट है ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके लिए वहाँ पर किसका इस्तेमाल होगा, द का इस्तेमाल होगा। ही कैन प्ले द फ्लूट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए यहाँ पर, आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स ओनली 1 इज स्पेल्ड करेक्टली, फाइंड द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल। तो इस पर ज़्यादा सोचने की हमको ज़रूरत नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है, सॉरी, वो क्या है, एग्रेशन। ओके, एग्रेशन यहाँ पर सही जवाब होगा। अपीयरेंस में भी यहाँ पर कंफ्यूजन है, असिनेशंस के अंदर भी कंफ्यूजन है, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में भी, लेकिन जो एग्रेशन है वो क्या है, यहाँ पर इसका सही जवाब है, करेक्ट स्पेलिंग है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर माइनॉरिटी सेंटिनेंटल और स्पॉन्सर। अब ये जो सवाल है इसको हमको क्या करना है, ये जो वर्ड गिवन है, फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द गिवन वर्ड, इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी देन विच वर्ड विल कम सेकेंड। यानी अगर हम इसको डिक्शनरी के हिसाब से अगर लगाते हैं, डिक्शनरी यानी क्या, यानी इसको अगर हम अल्फ़ाबेट वाइज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ही हमको यहाँ पर लगाना है, तो सेकेंड नंबर पर कौन सा आएगा हमको ये देखना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, एम वाला आएगा, क्योंकि एम पहले आता है। ओके, यानी पहला नंबर पे जो आएगा वो माइनॉरिटी आएगा, एम से स्टार्ट होने वाला। उसके बाद देखिए अभी यहाँ पर एम के बाद एस एस 2 बार आया है, यानी एम के बाद अगला अल्फ़ाबेट अगर इनमें से देखें हम तो कौन सा आता है, एस। तो अब दोनों का स्टार्टिंग जो अल्फ़ाबेट है वो एस है, तो हमको सेकेंड वाला कंपेयर करना है। इसमें सेकेंड ई है, इसमें सेकेंड पी है, तो ई पहले आता है, यानी सेंटिनेंटल जो है यहाँ पर दूसरा आएगा। और वही हमको पूछा है, क्या पूछा है कि इफ़ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी देन विच वर्ड विल कम सेकेंड। तो कौन सा सेकेंड पर आएगा, यहाँ पर सेंटिनेंटल जो है इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सेंटिनल इसका सही आंसर है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइंड वर्ड इज गिवन बिलो, फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब यहाँ पर एक सेंटेंस गिवन है, तो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है उसका सेम मीनिंग क्या हो सकता है, जो नीचे दिए गए हैं उसमें से हमको चेक करना है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, क्या है यहाँ पर, सम ओल्डर पीपल लैमेंट द लॉस ऑफ क्लोज लोकल कम्युनिटीज, बराबर। तो यहाँ पर इसका क्या हो सकता है करेक्ट, तो यहाँ पे लैमेंट का क्या हो सकता है, रिजॉइस हो सकता है। ओके, तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, वो रिजॉइस इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए हमको देखना है कि चूज द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब यहाँ पर जो वर्ड है इसके मोस्ट सिमिलर मीनिंग कौन सा आता है, काम। काम का मतलब क्या होता है, शांत रहना। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर पीस। ओके, देन सेकेंड ऑप्शन है विंडी, थर्ड ऑप्शन है स्टॉर्मी और वायलेंट। तो ये सब का मतलब अपोजिट हो जाएगा। अगर हम अपोजिट देखेंगे काम के, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, उसके अपोजिट हो जाएंगे। लेकिन हमको सेम मीनिंग पूछा है, तो काम का मतलब होता है शांत रहना, तो यहाँ पर पीसफुल जो फर्स्ट है ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका जो होगा सही। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब इज गिवन बिलो, आउट ऑफ द 4 ऑप्शन चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेजल वर्ब। क्या है, अब देखिए सेंटेंस, अनिल कुड नॉट रीच हिज फ्रेंड्स वेडिंग बिकॉज हिज कार ब्रोकन डाउन ऑन हिज वे। यानी अनिल अपने फ्रेंड की वेडिंग पर नहीं पहुंच सका, क्यों, क्योंकि उसकी कार जो हो गई थी रास्ते में ब्रोक डाउन हो गई थी। तो ब्रोक डाउन का क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या मतलब हो सकता है, स्टॉप फंक्शनिंग, गॉट चेंज, गॉट रिलीव या गॉट मिसप्लेस। तो जाहिर सी बात है कि स्टॉप फंक्शनिंग हो गई होगी, यानी काम सही तरीके से नहीं कर रही थी, यानी वो खराब हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा, स्टॉप फंक्शनिंग इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, ये जो चेंज द वॉइस है उसका सवाल है ये, इसका हमको ये एक्टिव वॉइस गिवन है, हमको पैसिव वॉइस देना है। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस बनाने के क्या रूल्स हैं। हमको क्या करना होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ओके, सब्जेक्ट बनाते हैं हम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है और फिर उसको बाएं लगाया जाता है और फिर सब्जेक्ट लगाया जाता है। इस तरह से कुछ इसका फॉर्मेट होता है। तब यहाँ पर ओपन द डोर, ओपन वर्ब हो गया और द डोर जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए ये जो जुमला है ये हुक्मिया जुमला है, इसे हम हुक्मिया जुमला कहेंगे, जिसमें ऑर्डर दी जा रही है या रिक्वेस्ट की जा रही है। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, तो इसको क्या रूल है इसका देखिए। तो ऐसे सेंटेंस जो जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता या जो हुक्मिया जुमले होते हैं, तो ऐसे जुमलों को या ऐसे सेंटेंस को कन्वर्ट करते टाइम हमको लेट से शुरू करना होता है। लेट के फ़ौरन बाद हमको ऑब्जेक्ट लगाना होता है द डोर। उसके बाद जो है बाएं की जगह हमको बी का इस्तेमाल करना है, लेट द डोर बी, और फिर ओपन का थर्ड फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल होगा ओपन। तो इसका कैसे सेंटेंस बनेगा, लेट द डोर बी ओपन, यानी रिक्वेस्ट वाला जुमला हो या फिर हुक्मिया जुमला हो, सजेशन हो, तो हमको किससे स्टार्ट करना है, लेट से स्टार्ट करना है। उसके बाद फॉरन ऑब्जेक्ट लगाना है, यानी लेट द डोर, देन उसके बाद बी ओपन। ओके, तो इसका जो सही जवाब होगा देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है, लेट द डोर बी ओपन। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द गिवन वर्ड एज इन डिक्शनरी एंड टिक द वन दैट कम्स फोर्थ, यानी हमको डिक्शनरी के अंदर इसको अरेंज करना है और चौथे नंबर पर कौन सा आएगा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी या अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमको वो देखना है। तो देखिए सभी का स्टार्टिंग सी से हो रहा है, सभी के फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फोर्थ तक यहाँ पर सबका जो है फोर्थ और फिफ्थ तक यहाँ पर सेम है। क्या है देखिए, कार्बो कार्बन, इस तरह से सबका सेम नज़र आ रहा है हमका। अब देखिए कार्बो तक तो सबका सेम है, उसके बाद हमको ओ के बाद वाली सीक्वेंस देखनी है कि ओ के बाद क्या आता है। तो देखिए ओ के बाद यहाँ पर एन है, ओ के बाद यहाँ पर एल है, ओ के बाद यहाँ पर एच है और ओ के बाद यहाँ पर क्या है, एन है। तो देखिए एच पहले आता है तो ये फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा फिर। ओके, उसके बाद एल आता है तो ये सेकंड नंबर पर आएगा। ओके, सेकंड नंबर पर ये आ जाएगा, एक मिनट, ये फर्स्ट नंबर पर आएगा, ये सेकंड नंबर पर आएगा। अब रही कार्बोनाइज और कार्बोनेट, इनमें से थर्ड और फोर्थ कौन सा आएगा वो हमको देखना है। तो देखिए यहाँ पर एन के बाद आए हैं और यहाँ पर एन के बाद ए है डी में, तो ये थर्ड नंबर पर आ जाएगा क्योंकि ए पहले आता है आए बाद में आता है। तो चौथे नंबर पर कौन सा आएगा फिर, कार्बोनाइज आएगा। तो इस तरह से अगर अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग के मैच करते हैं तो जितने भी मैच करते हैं उसके बाद वाले को कंपेयर करना है। तो कार्बोनाइज इसका सही आंसर होगा, चौथे नंबर पर कार्बोनाइज आएगा। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी जो गिवन वर्ड है इसके अपोजिट में कौन सा, इसका अपोजिट कौन सा होगा हमको ये देखना है। तो एमिनेंट, एमिनेंट का अपोजिट क्या होता है, तो एमिनेंट का जो है वो अपोजिट क्या होगा, एमिनेंट का अननोन, यानी जो जाना पहचाना है उसे एमिनेंट कहा जाता है, तो उसका अपोजिट होगा अननोन। तो अननोन जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का है, हमको इसकी जो है इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह से तैयार होंगी हमको वो देखना है। ओके, शी सेज आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। अब यहाँ पर देखिए शी सेज, उसके सामने सुनने वाला नहीं है तो सेड टू नहीं आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर कैसे आएगा इसका देखिए, अब जबकि उसके सामने सुनने वाला मौजूद नहीं है तो एज इट इज शी सेज आएगा यहाँ पर, शी सेज। तो देखिए यहाँ पर एक ही सी ऑप्शन कट हो जाता है, तीन में से अब कौन सा आएगा, शी सेज दैट शी इज ग्लैड टू बी हियर। तो अब हियर का क्या बन जाता है, देयर। तो यहाँ पर हियर का बन जाएगा देयर, तो ये भी कैंसिल हो गया। शी सेज शी वॉज ग्लैड टू बी हियर, ये भी कैंसिल हो गया, क्योंकि हम देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो रूल है उसमें अगर हियर गिवन है तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर देयर हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, इस तरह से चेंजेस होते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, अभी देखिए ये वाला तो ऑलरेडी कैंसिल हो ही गया था क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस हमको यहाँ पर चेंज नहीं करना है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो भी टेंस में है उसकी रिपोर्टेड स्पीच उसी टेंस में आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा, उसने कहा, शी सेज क्या कहा, दैट
शी वॉज, देखिए अब यहाँ पर जो रिपोर्टिंग स्पीच यानी जो बात कही जा रही है, ये रिपोर्टेड स्पीच जो है यानी जो बात कही जा रही है उसका टेंस हमको चेंज करना होगा। कैसे? क्योंकि अभी जो बात हम किसी की कही हुई बात अगर कह रहे हैं तो उसे कुछ तो वक्त हुआ होगा ना कहने के लिए, मतलब वो प्रेजेंट से पास्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये जो रिपोर्टेड स्पीच यानी जो बात कही गई है तो उसको हमको क्या करना है, उसका टेंस चेंज करना है। अब आई की जगह क्या हो जाएगा? शी, क्योंकि उसने कहा ना, उसने कहा कि वो वहां जाकर या उस इवनिंग में खुश थी। तो यहाँ पर शी सेज दैट शी वॉज, अब आई एम का बन जाएगा वॉज क्योंकि ये पास्ट टेंस का जुमला हो गया। ग्लैड टू बी, अब हियर यहाँ तो हम उसकी बात अगर कह रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? देयर। दिस इवनिंग का हो जाएगा दैट इवनिंग। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन टू फिट इन द ब्लैंक। अब क्या आ सकता है ब्लैंक के अंदर? द क्रो डैश डाउन एंड द, हमको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक करनी है। ओके, द क्रो डैश डाउन द स्टोल डाउन एंड स्टोल द चीज। अब यहाँ पर क्या आ सकता है इसके अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कौन सा वर्ड सही होगा? तो यहाँ पर जो है इसका आएगा फ्ल्यू डाउन। क्या आएगा इसका? द क्रो फ्ल्यू डाउन एंड स्टोल इन द चीज। तो फ्ल्यू इसका सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड ओनली वन इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली, फाइंड द वर्ड दैट इज नॉट करेक्टली स्पेल्ड। यानी मिस स्पेल वर्ड हमको यहाँ पर पहचानना है कि मिस स्पेल वर्ड कौन सा है इसमें। तो देखिए देखते से ही हमको समझ में आ जाएगा कि एग्रीकल्चर इस तरह से लिखा जाता है, कि एग्रीकल्चर कैसे लिखा जाता है, कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो एग्रीकल्चर की स्पेलिंग यहाँ पर क्या है? रॉन्ग है। ओके, तो एग्रीकल्चर इसका सही जवाब होगा कि मिस स्पेल एग्रीकल्चर ही है। ओपोसिटरी हायरार्की और लेजर सही है यहाँ पर। अगला है चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेजल वर्ब। यानी इसकी जगह पर हम कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं? ही गॉट बैक फ्रॉम पटना दिस मॉर्निंग। अब गॉट बैक यानी वापस आ गया, तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? रिटर्न। ही रिटर्न फ्रॉम पटना दिस मॉर्निंग। तो रिटर्न जो है इसका सही जवाब होगा। तो रिटर्न सही जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? देखिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो होता है यानी ये पूरे जो सेंटेंस है इसके लिए हम क्या एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, हमको ये देखना है यहाँ पर। अब क्या है देखिए, मतलब ऐसे इंसान को क्या कहा जाता है? जैसे अगर हम उर्दू में मिसाल ले तो जैसे उर्दू में चोरी करने वाले को चोर कहा जाता है, कत्ल करने वाले को कातिल कहा जाता है। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो उसी तरह से इंग्लिश के अंदर भी कुछ इस तरह से होते हैं कि जैसे किलिंग करने वाले को, मर्डर करने वाले को किलर कहा जाता है, इस तरह से। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको क्या करना है? अच्छे से पढ़कर जाना है। अब क्या है यहाँ यहाँ पर देखिए, अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी ऐसा इंसान जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवलिंग करता है, सफर करता है, उसे क्या कहेंगे? तो देखिए उसे कहा जाता है इटीनरंट। क्या कहा जाता है उसे? इटीनरंट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a sentence with an underlined word is given below, find the word which is most similar in meaning to the underlined word। यानी यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, उसके अंदर एक अंडरलाइन वर्ड है। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका मोस्ट सिमिलर यानी बहुत ज्यादा जो करीबी उसका हम मानी अल्फाज है या हम मानी लफ्ज है, वो कौन सा होगा? सिमिलर मीनिंग वाला। तो हमको वो ढूंढना है। तो देखिए अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? हमको क्या करना है? सेम मीनिंग वाला वर्ड यहाँ पर ढूंढना है जो अंडरलाइन वर्ड है। अब देखिए क्या है, द फार्मर वॉन्ट्स टू यूज द वाटर टू इरिगेट बैरन डेजर्ट लैंड। तो यहाँ पर जो बैरन है इसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा, हमको ये देखना है। तो देखिए बैरन का मतलब क्या होता है? द फार्मर वॉन्ट्स टू यूज द वाटर टू इरिगेट बैरन डेजर्ट लैंड। यानी जो फार्मर है, किसान है, वो पानी का इस्तेमाल करना चाहता है, किस लिए? टू इरिगेट, इरिगेट यानी आबपाशी करना, कहाँ पर? बैरन डेजर्ट लैंड। अब डेजर्ट एरिया यानी जो रेगिस्तानी इलाका होता है वो कैसा होता है? बंजर होता है। बैरन का मतलब क्या होता है? बंजर। अब बंजर यानी क्या? ऐसी जमीन जो हमें किसी भी तरह का अनाज या किसी भी तरह की पैदावार नहीं दे सकती, यानी अनप्रोडक्टिव, जहाँ से कोई भी पैदावार नहीं हो सकती, उसे बैरन कहा जाता है या अनप्रोडक्टिव कहा जाता है। ओके, यानी जो फर्टाइल नहीं होती ऐसी जमीन।
तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा अनप्रोडक्टिव। फर्टाइल इसका सेम मीनिंग हो जाए, सॉरी, फर्टाइल इसका अपोजिट हो जाएगा, प्रोडक्टिव भी इसका अपोजिट हो जाएगा। हमको यहाँ पर सेम मीनिंग पूछा है तो इसका अनप्रोडक्टिव सही आंसर होगा। देखिए अनप्रोडक्टिव इसका आंसर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन idiomatic expression is given. What is the meaning of the idiomatic expressions? Back on one's feet in the sentence given below. यानी यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसके अंदर back on one's feet इसका मतलब क्या होगा, हमको ये ढूंढना है। तो देखिए सेंटेंस क्या है। I couldn't do anything for 2 weeks while I had the flu. यानी 2 हफ्ते के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा था जबकि मुझे फ्लू हुआ था। बट नाउ आई एम बैक ऑन माई फीट, यानी अब मैं अपने पैरों पर वापस खड़ा हो गया या अपने पीछे जो अपनी हालत थी मैं उस पर वापस आ गया। इसका मतलब यहाँ पर ये होगा। तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जाए तो फ्लू हुआ था यानी बीमारी की वजह से कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं बैक ऑन माई फीट, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि अब मैं पूरी तरह से अच्छा हो गया हूँ, यानी बीमारी से फारिग हो गया हूँ या बीमारी से मैं पाक हो गया हूँ, या हम जो भी कहेंगे कि अब मैं ठीक हो चुका हूँ। तो टू बी हेल्दी अगेन आफ्टर अ पीरियड ऑफ इलनेस, तो ये इसका जो है सही आंसर होगा। टू बी इल एंड सफरिंग अगेन, नहीं, हाँ इसका ये सही आंसर नहीं हो सकता। टू हैव पेन इन नीज एंड एंकल, ये भी नहीं है। और नन ऑफ द बो, तो ये भी नहीं। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, टू बी हेल्दी अगेन आफ्टर अ पीरियड ऑफ इलनेस। ओके, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। अरेंज द फॉलोइंग इन अ लॉजिकल ऑर्डर, यानी ये जो गिवन जो वर्ड्स है हमको इनको लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। एक्चुअली ये साइंस का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर इसको। देखिए क्या है, बटरफ्लाई है, कोकून है, एग है और वर्म है। अब इसको अगर हम उर्दू में देखते हैं तो तितली है, गट्टी है, अंडा है और कीड़ा है। तो देखिए सबसे पहले जो है एग आता है, एग के बाद वो वर्म बनता है यानी वो कीड़ा बनता है। ओके, उसके बाद जो है कोकून बनेगा यानी गट्ठी बनेगा, यानी यहाँ पर जो दूसरा नंबर है पहला आएगा, तीसरा फिर आएगा चौथा, उसके बाद दूसरा और आखिरी में वो पूरी तितली बनके तैयार होता है। जो आपने ये देखे होंगे फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड की साइंस की ईवीएस की बुक में आपको ये मिल जाएगा कि दौरे हयात उर्दू के अंदर अगर हम देखें तो साइंस के इसमें मिलेगा आपको तितली का दौरे हयात। उसमें कुछ पिपा लार्वा, कुछ सुम्बली, इस तरह से कुछ उसके पीरियड दिए गए हैं और लास्ट में एक खूबसूरत सी तितली बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर इसका जो सही सीक्वेंस होंगी, यानी पहले एग आएगा, फिर उसके बाद वर्म आएगा यानी कि कीड़ा आएगा, उसके बाद कोकून यानी गट्ठी आएगा और उसके बाद बटरफ्लाई यानी कि लास्ट में तितली बनकर तैयार हो जाएंगी। तो इसका सही सीक्वेंस किस तरह से आएंगी, 3 4 2 1। देखिए 3 4 2 1 इसका यहाँ पर आंसर देख सकते हैं आप। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, प्रोवर्ब का सेम मीनिंग हमको ढूंढना है। यू कैन लीड टू हॉर्स टू वाटर बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। हम यहाँ पर जो प्रोवर्ब है इसका हमको मीनिंग ढूंढना है। क्या है, देखिए यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक इट, यानी आप जो है घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं लेकिन आप उसको पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यहाँ पर इसका मतलब ये हो जाएगा बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक इट। तो देखिए इसका अगर हम मीनिंग ले, यानी इस प्रोवर्ब का अगर हम मीनिंग ले, इस कहावत का हम मीनिंग ले तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए तो देखिए इसका जो मतलब होगा कि यू कैन ट्राई टू हेल्प समवन बाय गिविंग गुड एडवाइस, यानी आप किसी को अच्छी एडवाइस देकर उसकी हेल्प करना चाहते हैं या कर सकते हैं। बट यू कांट फोर्स हिम टू एक्सेप्ट इट और फॉलो इट, लेकिन आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वो आपकी एडवाइस को माने या उसको फॉलो करे। तो जो सही इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इंग्लिश का। तो कुछ 17 क्वेश्चन यहाँ पर सेट 3 के अंदर हमको देखने मिले। एक दो क्वेश्चन अगर मुझसे छूट गए हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आज की जो वीडियो है इसमें हम लोगों ने 17 क्वेश्चन कवर किए। तो देखिए 15 to 20 हम इसका एवरेज लेकर चल सकते हैं कि जो इंग्लिश है उसका जो एवरेज है वो 15 से 20 के बीच में आ सकते हैं क्वेश्चन। ओके, अब देखिए अगर हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस पर अगर हम यहाँ पर गौर करें तो देखिए ग्रामर का पार्ट भी हमको यहाँ पर देखने को मिला। ओके, ग्रामर के भी हमको क्वेश्चन देखने मिले, जैसे चेंज द वॉइस हो गया, आर्टिकल हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया,
और आगे के सेट में और दूसरे भी टॉपिक हमको देखने के लिए मिल जाएँगे। यानी यहाँ पर हमको ग्रामर को इग्नोर नहीं करना है, ओके। लेकिन सिर्फ़ ग्रामर पे भी डिपेंड नहीं रहना है, हमको साथ में जो वर्ड नॉलेज है इसकी या जो प्रोवर्ब्स है, फ्रेज़ल वर्ब्स है, एंटोनिम है, सिनोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये सारी बातें भी हमको यहाँ पर ध्यान देनी है। इन सब बातों को भी हमें अच्छे से पढ़कर जाना है, क्योंकि ऐसी भी बहुत सारे यहाँ पर सवालात आए हैं, ग्रामर से ज़्यादा सवालात हमको ऐसे देखने मिले हैं, जैसे प्रोवर्ब से रिलेटेड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, या तो फिर सेम मीनिंग वाले या अपोज़िट मीनिंग वाले। तो इस तरह से आपको ये सारी स्टडी करनी है इंग्लिश के लिए, ओके। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।